Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पर इस YouTube चैनल पर दैट इज जुडिशरी बाय PW के चैनल पर हम डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री YouTube सीरीज, जहां पर हम इससे पहले के 3 लेक्चर्स में डील कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रपोजल पर पूरा एक लेक्चर डील कर चुके हैं, वैलिड प्रपोजल्स क्या होते हैं, व्हेन अ प्रपोजल कम्स टू एन एंड दैट इज द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, रीड विद सेक्शन नंबर 6 एंड 2A में उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा था, दैट इज जस्ट प्रीवियस क्लास अ डे गो एंड आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा, है ना। बीच में कोई भी क्लास मत देखो, प्लीज इंश्योर कि आप लेक्चर नंबर 1 से देखते हो, सीरीज से देखते हो, ठीक है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो उसका एक स्ट्रक्चर हो, बिकॉज अगर चीजें फैली हुई तो वैसे भी है ही हमारे लिए हमेशा, तो टीचर थोड़ा हेल्प कर दे उस पर्टिकुलर चीज को एक्यूमुलेट करने में, सेगमेंटाइज कर दे उसको, तो बेहतर होगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से पहले एक्सेप्टेंस पढ़ना जरूरी था, जिसमें हमने एक्सेप्टेंस में 2B में प्रॉमिस पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, 2C में प्रॉमिसर प्रॉमिसी पढ़ा, एंड साथ ही साथ हमने सेक्शन नंबर 3 में कम्युनिकेशन पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, रिवोकेशन पढ़ा, ऑफ ऑफर एंड ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा है। अलॉन्ग विद दैट हमने सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में ये देखा कि रिवोकेशन कब तक हो सकता है, या वैलिड रिवोकेशन कब किस ड्यूरेशन में हो सकता है, प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, प्रॉमिसी के अगेंस्ट कब हमारी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है। सेक्शन नंबर 7 में हमने एक्सेप्टेंस का नेचर पढ़ा, 8 में हमने कंडीशनल एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा है, 9 में हमने प्रोमिसेस इंप्लाइड एंड एक्सप्रेस पढ़े हैं, और अब हम डील करने जा रहे हैं कंसिडरेशन। क्या होता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ होने वाले एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है, कंसिडरेशन के बिना होने वाले एग्रीमेंट्स का क्या स्टेटस है, ये पढ़ेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन कौन से होते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 23 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के कुछ ब्रीफिंग वापस से करूंगी, ऐसा ना हो कि आपका सेक्शन नंबर 10 उड़ गया, आपका ऑफर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक का जो क्रोनोलॉजी था, जो सीक्वेंस था फॉर्मेशन का, वो उड़ गया हो, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है, तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी और मैं ये इंश्योर करूंगी कि वो रिवीजन हम लोग फटाफट करते हुए चलिए जी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेशन, उससे पहले ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दिस सेशन, आप PW ऐप पर जाएंगे और वहां से आप इन पर्टिकुलर सेशंस की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट प्लीज 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 इंश्योर दिस थिंग कि इन पर्टिकुलर जो आपके पीडीएफ्स हैं, या मैं कहूं बैच है, इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक है, वो 31 ऑफ दिसंबर 2025 तक है। दैट मीन्स सेम लेक्चर्स अलॉन्ग विद PDF इज अवेलेबल ऑन PW ऐप टिल दिस ड्यूरेशन। उसके बाद क्या मैम, उसके बाद क्लास से देखकर नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तब तक आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप एनरोल करेंगे, कंप्लीटली फ्री बैच है, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं होने वाला है इस ऐप की, इस पर्टिकुलर बैच की, और बाकी सारे जितने भी बैचेस हैं उनके फीचर्स आप जाकर PW ऐप पर एनरोल कर सकते हो। इफ यू वांट एंड एक्सप्लोर, तो आप जा ही रहे हो तो कर ही लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स टारगेट किए जा रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है, कौन सा बैच कब शुरू हो जा रहा है, उनके टीचर्स कौन कौन से हैं, क्या स्केड्यूल्स हैं। तो एक बार जरूर उस पर्टिकुलर ऐप को देख कर आओ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी बैचेस हैं जिनमें नॉट नेसेसरी लेक्चर्स है, कुछ रैपिड रिवीजन बैचेस है, कुछ सिर्फ टेस्ट सीरीज है। इन्फिनिटी का बहुत प्यारा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ मेज ओरिएंटेड प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करता है, दैट इज आंसर शीट्स जो है प्रॉपर चेक होकर स्टूडेंट्स को मिलती है, अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी नोट्स मिलता है स्टूडेंट्स को 11 बुक्स का। तो इन्फिनिटी का फीचर भी कभी समय मिले तो आप जरूर एनरोल करना या फिर एक्सप्लोर करना। चलेंगे आगे। विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पे जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जो कि ऑलरेडी 10 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर 64% तक का हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैच का भी डिटेल्स या फीचर्स आप जाकर ऐप में से एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज का सेशन, और आज के सेशन में एज अ टॉपिक इटसेल्फ सजेस्ट नेम कंसिडरेशन, हिंदी में जिसको हम प्रतिफल कहते हैं। प्रति, हर व्यक्ति को कोई ना कोई फल मिले, है ना। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि जीवन में अच्छा काम करें तो फल भी मिले, है ना। बिना फल की अपेक्षा किए अगर आप अपना कर्म किए जाओ तो निश्चित ही तौर पे भगवान बिना मांगे आपको अच्छा फल देगा, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब आते हैं अपनी काम की बात पर। 2D डिफाइंस कंसिडरेशन। देयर आर मेनी सच टर्म्स व्हिच आर नॉट डिफाइंड, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खूबसूरती ये है कि जो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इनका चैप्टर है, या जो जो पर्टिकुलर एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट के, वो उन्होंने बहुत
प्यारे तरीके से डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन कर रखा है, चाहे वो एग्रीमेंट हो, कंसिडरेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉइड एग्रीमेंट हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ना हो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रपोजल हो, प्रोमिसी हो, प्रोमिसर हो, सबको अच्छे से डिफाइन करके दे रखा है। और 2D बताता है कंसिडरेशन क्या होता है। फॉरगेट अबाउट दिस डेफिनेशन व्हाट इज रिटन ओवर हियर। पहले हम ये समझेंगे कि कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग अगर कंसिडरेशन की बात करें, इट सेज दैट इट इज समथिंग। क्या होता है ये? दिस इज समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यू होती है इसकी, समथिंग ऑफ वैल्यू। दिस मीन्स बोथ द पार्टीज गेट समथिंग फॉर समथिंग। दोनों पार्टीज को कुछ के बदले कुछ मिलता है, जिसको हम और क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यो। सी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है या फॉर दैट मैटर एनी अदर लॉ हो, वही कहता है दैट नो पार्टी और नो पर्सन शुड गेन और शुड हैव एनी अनजस्ट एनरिचमेंट्स। किसी और व्यक्ति के काम का फायदा नहीं उठा सकते हो। अगर आप कुछ फायदा उठा रहे हो तो प्लीज इंश्योर करो कि दूसरे व्यक्ति को भी कुछ मिले। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूं, मुझे कुछ मिल रहा है, तो बेटा आपको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर आप मुझसे मान लो कोई प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मुझे भी फीस मिले, और मुझे फीस मिल रही है तो मैं भी आपको लेक्चर्स दूं, है ना? मजा उसी में आएगा। क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर वैल्यू। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ये कहता है कि कंसिडरेशन को एडिक्वेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंसिडरेशन पर्याप्त हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्यता है ही नहीं। जब आप सेक्शन नंबर 25 पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 19 के साथ पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कंसिडरेशन किसी भी वैल्यू का हो सकता है। मैं चाहूं तो ये पर्टिकुलर फोन आपको 100 रुपए में दे दूं, ये मेरी मर्जी, ये हम लोगों का डिस्क्रिशन है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज कि आप एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर एग्री करना चाह रहे हैं। लॉ ये नहीं कहता है कि 1.5-2 लाख की चीज है तो आप उसको 1.5-2 लाख में ही बेचो, आप 1.5 रुपए में बेचो, इट इज योर डिस्क्रिप्शन, बट कुछ वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू 1 रुपए की भी है, 1-1 रुपए का कॉम्पनसेशन भी इंपोज किया जाता है लॉ के द्वारा, ठीक है? ये तो हो गया लिटरल टर्म। अब बात करेंगे कंसिडरेशन की। अगर आप ये 3 पॉइंट्स देखोगे, जो कि पॉइंट वाइज दे तो नहीं रखा है, बट मेरी आदत थोड़ी सी है कि मैं उस पर्टिकुलर बेरेट को या टॉपिक को थोड़ा ब्रेक करूं और उसके क्रक्स जो है थोड़े अच्छे से समझ सकूं। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, 5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 5 चीजें मिलेगी आपको। कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब इतना तो क्लियर है, कंसिडरेशन डिजायर कौन करता है? कंसिडरेशन में मर्जी चलती किसकी है? प्रोमिसर की। किसकी मर्जी चलती है? प्रोमिसर की मर्जी चलती है। कंसिडरेशन आता किसकी साइड से है? प्रोमिसी की साइड से आता है। प्रोमिसी इज गोइंग टू पे ना, बेटा आई एम गिविंग यू द बैच, आई एम द ऑफरर, आई एम द प्रोमिसर, यस और नो? जब मैं बोल रही हूं बेटा बैच लोगे, आप बोले हाँ मैं बैच लेंगे, बेटा तो पैसा तो आप दोगे, यू विल बी द प्रोमिसी। देयर आर ऑलवेज रिमेंबर 2 promises। तो व्हेन इट कम्स टू द कंसिडरेशन विच इज बीइंग पेड बाय यू, तो मैं प्रोमिसर, आप प्रोमिसी। जहां मैं कंसिडरेशन दे रही हूं वहां मैं प्रोमिसी हो जाऊंगी, आप प्रोमिसर हो जाओगे। तो प्रोमिसर के डिजायर पर, दैट इज टीचर के डिजायर पर, जब स्टूडेंट ने अपनी फीस दे दी, प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया है, तो हम उसको कंसिडरेशन कहते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन। यहां तक रुको एक ही बार को। या तो प्रोमिसी कुछ करे या प्रोमिसी की जगह कोई और पर्सन कुछ करे। आई वाज अ प्रोमिसर, आई वाज सपोज्ड टू टीच यू। या तो आप मुझे फीस दे दो, या आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन फीस दे सकता है, आपके पेरेंट्स फीस दे सकते हैं। देते कि नहीं देते बेटा? ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज में पेरेंट्स जो है फीस देते ही हैं। दैट मीन्स यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है दैट प्रिविटी टू कंसिडरेशन कैन बी एनीबॉडी। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके पेरेंट्स के बीच हुआ, तो प्रिविटी टू कंसिडरेशन तो आप हो ना। प्रिविटी मतलब पार्टीज टू द कंसिडरेशन, आप भी हो सकते हो, यस। तो प्रोमिसर के चाहने पर, जब प्रोमिसर के चाहने पर प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन या तो कुछ कर चुका है या कुछ नहीं किया, या कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, या प्रॉमिस करता है कि वो कुछ करेगा या नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां से एक और चीज निकलती है कि कंसिडरेशन में कुछ नहीं, 2D में 3 टेंसेस का खेल खेला हुआ है।
तीन टेंसेस का खेल खेला हुआ है। बोलता है द पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब ये बोलता है पास्ट कंसिडरेशन। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग म्हणजे प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड थर्ड बोलता है promises टू डू, वादा कर रहा है आज की मैं आगे कुछ करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट मीन्स ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है ना। मेरे कहने पर कि बेटा बैच परचेज करोगे, आपने बोला हाँ मैं बैच परचेज करूंगा, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद मैं आपको फीस दूंगा, तो द प्रोमिसी इज प्रोमिसिंग दैट मैम इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गिव यू द कंसिडरेशन, तो जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है वो मेरे लिए फ्यूचर कंसिडरेशन। और अगर आज आपको क्लासेस मिल रही है वो आपके लिए आज प्रेजेंट कंसिडरेशन है, या आज से 2 महीने पहले आप फीस ऑलरेडी एडवांस में जमा करवा चुके तो वो मेरे लिए पास्ट कंसिडरेशन हो चुका है। प्रेजेंट कंसिडरेशन इमीडिएटली वहां पर कंसिडरेशन जब मिल रहा है। फॉर व्हाट सच एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस। तो 3 चीजें हमने बोला। पहला, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर आता है। कंसिडरेशन आता किसकी साइड से है? प्रोमिसी की साइड से। कंसिडरेशन पे कौन करता है? प्रोमिसी। डिसाइड कौन करता है? प्रोमिसर। कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, कहानी खत्म, दैट इज 2D, दैट्स इट। ओके और यहीं से हम कंसिडरेशन की एसेंशियलिटीज निकालते हैं। अभी एसेंशियलिटी पढ़ेंगे। ओके ये देख लो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और any other person has done or abstained from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing, मतलब past, present and future. What? Something. The consideration is the price paid for the promise. ये इस तरीके से आप अपने बॉक्सेस में डेफिनेशन अलग अलग करके बना सकते हो ताकि आपको डेफिनेशन और अच्छे से याद हो सकती है। इज इट क्लियर? एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन पर आएंगे। यहीं से हमारे कंसिडरेशन के एसेंशियल्स भी निकल जाते हैं। कुछ नहीं 2D का ही एसेंशियल है, सब 2D में से निकला है। बोलता है प्रॉमिस दैट इज कंसिडरेशन हैज टू बी ऑलवेज गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्लीज नोट डाउन, प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसिडरेशन आता किसके डिजायर पर है? प्रॉमिसर के डिजायर पर आता है। पर पे कौन करता है कंसिडरेशन? कौन देता है कंसिडरेशन? इट इज गिवन बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन दैट बिहाफ। एंड ये कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ये तो आपने 2D में से मीनिंग डिराइव कर लिए, 2D में से एसेंशियल्स निकाल लिए हैं। एंड लास्ट क्या बोलता है? इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू का होना चाहिए। लाखों का करोड़ों में हो, करोड़ों का लाखों में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कुछ वैल्यू का होना चाहिए। ओके इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। नाउ अब आगे और चलेंगे और एक चीज और डिस्कस करेंगे और वो ये है बेटा, इफ यू ऑल रिमेंबर तो मैंने आपको जो चार्ट बना के दिखाया था उसमें एक एसेंशियलिटी थी। ठीक है वापस उस चार्ट पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू ऑल रिमेंबर हमने बोला था कि एक प्रपोजल के साथ, प्लीज नोट डाउन, हम वापस से रिफ्रेश कर रहे हैं। एक प्रपोजल के साथ जब भी एक्सेप्टेंस होता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है हमारा प्रॉमिस। पढ़ के आ चुके हम ये। ओके इसी प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन हो तो ये क्या बनाता है? ये हमारा एग्रीमेंट बनाता है। यस करार बन जाता है यहां से। अब करार से संविदा पर जाने तक के लिए एक और एलिमेंट चाहिए, दैट इज एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर जाने के लिए हमको लीगल एनफोर्सेबिलिटी चाहिए और यहां जाकर क्या बनता है हमारा? यहां जाकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बराबर। अब मैंने ये चीज पता है क्यों लिखी? बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट टुडे। अब यहां पर 2 चीजें हैं जिनको हम कनेक्ट करने वाले हैं और वो 2 चीजें कौन सी है? कंसिडरेशन है और हमारा लीगल एनफोर्सेबिलिटी है। बराबर है। ये कंसिडरेशन इट इज ए ओके, ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी में आता है। सेक्शन नंबर 10 में हम 5 चीजें पढ़ चुके हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर। अगर आप सभी को पता है तो मैं आपको बता दूं, हम सेक्शन नंबर 10 में 5 एसेंशियलिटी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें से एक एसेंशियलिटी ये थी कि हमारा कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। यस और नो?
सेक्शन नंबर 10 को भी यहां पर वापस से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। मैं सेक्शन नंबर 10 आप सभी को बता दूं। सेक्शन नंबर 10 जो कहता है व्हेन एन एग्रीमेंट कन्वर्ट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके होने के लिए हमको 5 चीजें चाहिए। 5 चीजों में से सबसे पहली चीज कौन सी थी? फर्स्ट थिंग दैट वी सेड वाज कि पार्टीज केपेबल होनी चाहिए। यस और नो? आई होप दिस इज विजिबल। यस, केपेबल पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंड हम क्या पढ़ चुके हैं? दैट देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट। थर्ड चीज हम क्या पढ़ चुके हैं? लॉफुल कंसिडरेशन। एंड फोर्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड फिफ्थ, not expressly declared void, not expressly declared void by law। Understood? अब मैंने ये लिखवाया क्यों, जरा समझना। क्योंकि जब हम लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहले हमारी जिम्मेदारी ही ये बनती है कि हम सेक्शन नंबर 23 पढ़े। प्रथा अनुसार हमने 2D पढ़ा और मीनिंग समझा व्हाट इज मेंट बाय कंसिडरेशन। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैम व्हाई वी आर रीडिंग लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट? बेटा अगर लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने यही नहीं समझा तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा कैसे? अगर आपको यही नहीं पता कि आपके कंसिडरेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन है या फिर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है कि नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम वॉइड एग्रीमेंट में रह जाएंगे। तो फिर लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट 23 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक 24 भी पढ़ लेंगे जो पार्ट कंसिडरेशन की बात करता है। उसके बाद हमारे पास बचता है यहां से आने वाला एक सेक्शन 25। पता है 25 जनरल रूल क्या कहता है? 25 एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल ये कहता है कि मैम ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है वो वॉइड होगा। मतलब जो लॉ लिस्ट मौजूद करके लिस्ट देता है आपको वॉइड एग्रीमेंट्स की, उसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 25 यही कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वॉइड रह जाएगा। ये हम यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीमेंट कैसे बनेगा। बेटा अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट बनने से पहले फेल हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट रह जाएगा। ये 25 कहता है। क्या बोला मैंने, समझ आया? 2D कंसिडरेशन डिफाइन करता है। 2-3 में हम पढ़ेंगे लॉफुल क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट क्या है। 25 जनरल रूल ये बताता है कि एग्रीमेंट में से अगर कंसिडरेशन हटा दिया या एग्रीमेंट में कंसिडरेशन है ही नहीं, जनरल रूल वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। अगर आपने एग्रीमेंट ही ऐसा बनाया है जिसमें दोनों में से किसी भी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है या दोनों पार्टीज को भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं रहेगा, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। वो एग्रीमेंट की कैटेगरी को भी जो है वो फुलफिल नहीं करेगा या उससे ऊपर नहीं जाएगा। सो दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, बराबर है? यस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू सेक्शन नंबर 23। 23 में हमें किस किस तरह की चीजें डिफाइन करके दे रखी है, आओ जरा समझते हैं। मैंने बोला था सेक्शन नंबर 10 याद रखना है, 5 चीजें दे रखी है। सेक्शन नंबर 23 याद रखना है, 5 चीजें दे रखी है। सेक्शन नंबर 17 जब पढ़ोगे फ्रॉड, वहां पर भी 5 चीजें दे रखी है। तो ये 5 चीजों का जो जोड़ा है ना वो याद रखना। लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लेक्चर में हमने कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस भी समझा था और मैंने ये बताया भी था आपको कीवर्ड्स देके कि कौन से कंसिडरेशन या कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल होते नहीं होते हैं। फर्स्ट हमने बोला कि फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इट शुड नॉट कॉज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट एंड इट शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यही लिखा है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा अनलेस ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। और अगर ये चीजें नहीं हैं तो वैलिड एग्रीमेंट है। 5 में से एक भी चीज मौजूद हुई, इट रेंडर्स एन एग्रीमेंट एज वॉइड एग्रीमेंट। सो 25 का ये पैराग्राफ इज टू बी रेड विद 23 का दिस पैराग्राफ इज टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 25 जो वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर करता है व्हेन देयर इज एन absence of consideration। ठीक है,
agreement without consideration renders such agreement as void agreement. बोलता है if it is forbidden by law, अगर consideration and object ऐसा है कि law खुद ही उसको forbid करता है तो वो valid या lawful consideration या lawful object नहीं है. Second कहता है it is of the nature that if permitted, अगर हम उसको permit कर दे, allow कर दे, it would defeat the provisions of any law. लॉ का कोई प्रोविजन है, कोई स्टैट्यूट है, कोई रेगुलेशन है जो कि हमने कोडिफाई कर रखा है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉ बनाया है, आप उसी को डिफीट करो, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर सिटिंग ओवर देयर एंड मेकिंग द लॉ? आप उनका ऑब्जेक्टिव ही फेल कर दे रहे हो अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट रख दिया तो. यस. थर्ड, इट इज फ्रॉडुलेंट. दैट इज अगर पार्टी डिसीव करना चाहती है, बेटा आप कह रहे हो कि ठीक है मैम हम आपके नोट्स बाय तो कर लेंगे, बुक्स बाय तो कर लेंगे, एक काम करते हैं आपको हम 10,000 रुपए देंगे बट 500 के नोट्स देंगे, बट वो नोट अगर काउंटरफीटेड हैं तो, काउंटरफीटेड हैं, जाली नोट है, फ्रॉडुलेंट है, विद एन इंटेंशन टू डिसीव, यस और नो, तो ऐसा कंसिडरेशन अलाउड नहीं है. इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज एनी इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी और अनदर, अगर किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज हो रही है ऐसे कंसिडरेशन से या ऐसे ऑब्जेक्ट से, दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, A is paying rupees 1 lakh to B for causing grievous hurt to Mr. C. So ये इंजरी है, and injury can be what? BNS में क्लियर दे रखा है, injury is an illegal harm. Please write it down. Illegal harm है, not just harm. It is an illegal harm in mind, body, property या reputation. That is what is defined as injury under your BNS also, and for that matter IPC also. E बोलता है अगर कोर्ट उसको इमोरल रिगार्ड करता है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दैट मींस जब आपका वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के सामने जाएगा एंड कोर्ट कंसिडर्स इट इमोरल, इट इज opposite to the morals or the moral values which the society holds and public policy. Public policies होते बेटा कुछ संस्कार होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो आपकी समाज ने कुछ बना रखे हैं, उसके दायरे के बाहर जाता है, कुछ ऑब्सनिटी वाली चीज आती है. कई बार बेटा लॉस के साथ साथ देयर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो जो सभ्य समाज को इंश्योर करती है, उनको अपोज करते हुए अगर देयर इज एनी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल. इन ईच ऑफ दीज केसेस, दैट इज पांचों के पांचों केस में द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल. पांचों में से कोई भी चीज हो गई तो हमारा एग्रीमेंट भी अनलॉफुल होगा. एंड एवरी एग्रीमेंट जिसमें कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है इज अ वॉइड. तो इन्होंने खुद बोला एग्रीमेंट इज अ वॉइड, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट. तो were we right in listing down these sections जो कि void agreement की definition बताता है. void agreement की मैं आपको खुद लिस्ट प्रोवाइड करा दूं एक बार वापस, अगर आपको नहीं पता तो जब हम void agreement का लेक्चर नंबर 6 या 7 करेंगे तो void agreements की लिस्ट देख लेंगे सभी स्टूडेंट्स. void agreements की लिस्ट देख लेंगे जो एक्सप्रेसली भी दे रखा है. ठीक है, कौन कौन सा रहेगा? सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 20 बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 23, रीड विद 24, 25 से यहां लिख देते हैं. एक्सप्रेसली जो दे रखा है वो 25 से 30 तो दे ही रखा है, 36 एज वेल एज 56. ये तो लिस्ट है ही है हमारे पास, उसके साथ साथ और भी हमारे पास लिस्ट आएगी तो हम उसको डील कर लेंगे. ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऑलमोस्ट यू हैव मोर देन 10 सेक्शंस. अगर void agreements की लिस्ट आ जाए तो बहुत कुछ रहेगा आपके पास लिखने को एग्जाम में. ओके, एंड void agreements का स्टेटस क्या होता है? दैट मीन्स इट इज void ab initio from beginning it is void ab initio. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. एक बार इलस्ट्रेशंस देखें. इलस्ट्रेशंस काफी सारे हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको होमवर्क में भी देने वाली हूं. आइए जरा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशन. A agrees to sell his house to B for rupees 10,000. Here, B's promise to pay a sum of 10,000 rupees is a consideration for A's promise to sell the house. बोल रहा है कि दोनों के लिए क्या क्या कंसिडरेशन है. A बोलता है that I will sell you my house, ये B के लिए कंसिडरेशन है, और B कहता है कि I'll pay you rupees 10,000, तो ये B के लिए कंसिडरेशन है. Yes or no? ये B के लिए कंसिडरेशन है. So, and A's promise to sell the house is a consideration for B's promise to pay rupees 10,000. These are lawful consideration. ये lawful consideration हो गया. Next, illustration B क्या कहता है?
ए प्रोमिसेस, तो दैट मीन्स आई कैन से ये पर्टिकुलर किससे आया है, 2D से भी आया है और वैलिड कंसिडरेशन से भी आया है, 23 से भी आया है। अब बी पोर्शन क्या कहता है, बी इलस्ट्रेशन ये कहता है दैट ए प्रोमिसेस टू पे बी 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ 6 months, बोलता 6 महीने बाद, 6 महीने खत्म होने के उपरांत आई विल बी रीपेइंग यू योर ₹1000 इफ सी हु ओज दिस सम टू बी फेल्स टू पे इट। बोलता है कि दरअसल मांगना तो आपको सी से ही है, लेकिन मैं आपको पे करूंगा। ये बोलता है आई विल पे यू, अगर सी फेल हो जाता पे करने में, समवेयर ए इज एक्टिंग एज अ श्योरिटी फॉर मिस्टर सी। बी प्रोमिसेस टू ग्रांट हिम सी, टू ग्रांट टाइम टू सी, तो बी भी बेटा अकॉर्डिंगली सी को समय दे देता है। एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी, ये जब गारंटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे श्योरिटी को क्या मिल रहा है। बेटा श्योरिटी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, पर कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी इटसेल्फ सेज दैट द टाइम और द पर्टिकुलर अमाउंट that the creditor is giving to the principal debtor is sufficient consideration for the surety. Surety को या टाइम भी दे रहा है, पैसे भी दे दिया था। Here the promise of each party is the consideration for the promise of the other party and they are lawful consideration. Yes. Next एक और illustration पढ़ेंगे। C promises A promises for certain sum to be paid by B to make a good to be the value of his ship if it is wrecked on a certain voyage। ठीक है, ए ये प्रॉमिस करता है कि मिस्टर बी I'll do one thing, कि आपकी जो शिप है अगर वो कहीं टूट फूट जाती है, कुछ भी खराब हो जाता है, तो I'll insure you, एक तरीके से इंश्योरेंस हो रहा है। Here indemnify, A promises in the consideration for B's payment and B's payment is the consideration for A's promise, और ये lawful consideration है, yes or no। एक तरीके से क्या हो रहा है, इंश्योर ही तो कर रहा है उसको, yes, और इंश्योरेंस भी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके ओके, बाकी सारे मैं चाहूंगी कि आप इलस्ट्रेशन खुद पढ़ेंगे। चलिए एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ये देखो। ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट, ए बी से ये वादा करता है कि मैं आपके लिए एक नौकरी ढूंढ कर लाऊंगा इन अ पब्लिक सर्विस, एंड बी प्रोमिसेस टू रुपीज टू पे 1000 रुपीज टू ए। ए सेज कि आई विल गिव यू, sorry, B says I'll give you ₹1000 but in return of that please ensure कि मेरा जो पब्लिक सर्विस में या कोई भी सरकारी नौकरी है वो लग जाए। जाहिर सी बात है, इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, इट इज एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। नॉट जस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट डिफीज द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो कि ये कहता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके ही रिक्रूटमेंट होने वाला है। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट द कंसिडरेशन फॉर इट इज अनलॉफुल। ठीक है, बाकी सारे इलस्ट्रेशन आप खुद से बेटा जरूर पढ़ना, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, इतना डिफिकल्टी वाली सिचुएशन नहीं है। चलिए 24 जो कहता है ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होंगे अगर उनका जो ऑब्जेक्ट है या उनका जो कंसिडरेशन है वो पार्ट में अनलॉफुल है। अगर उनका आधा हिस्सा भी अनलॉफुल है ना, तो वो पूरा के पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होने वाला है। प्लीज नोट डाउन दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 24 को जब हम 56 एंड 57 जब पढ़ेंगे वापस कनेक्ट करेंगे वहां से, क्योंकि वो भी पार्ट की बात करता है, वो भी कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट की बात करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, जब हम आएंगे हमारे हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म स्पेसिफिकली इन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, तब वहां डील करेंगे। ओके, पहले हाल फिलहाल इसको पढ़ते हैं। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट, अगर वो एक भागत रूप में भी क्या है, अनलॉफुल है उसका कंसिडरेशन या पार्ट, कंप्लीट एग्रीमेंट वॉइड। इट सेज इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए एक कंसिडरेशन दे रखा है आपने, और वन और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए एक या एक से ज्यादा कंसिडरेशन है, या एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल कंसिडरेशन अगर दे रखा है और वो अनलॉफुल है, वन ऑफ मोर, बहुत सारे में से अगर एक भी अनलॉफुल है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। बोला पूरा के पूरा एग्रीमेंट वॉइड है। इलस्ट्रेशन देखो, कहता है A promises to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and an illegal traffic in the other articles। A क्या बोलता है, listen B, I'll help you in two things। एक तो क्या होगा, इंडिगो का जो मैन्युफैक्चरिंग है जो कि लीगल है उसमें तो हेल्प करूंगा ही करूंगा, लेकिन इलीगल ट्रैफिकिंग भी करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। बी बोलता है ओके, इन दोनों के एवज में A promises to pay B promises to pay A a salary of ₹10,000 a year। बोलता है इन दोनों के एवज में मैं आपको एक सिंगल कंसिडरेशन दूंगा एंड दैट इज 10K। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव दो है, यस और नो।
देयर इज अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, और दो या दो में से कोई भी एक ये वाला ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया ना, दैट इज इस एग्रीमेंट का एक पार्ट ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो चुका है एक सिंगल कंसिडरेशन के बदले में, ये पूरा के पूरा अग्रीमेंट वॉइड होगा। क्या लिखा है? द एग्रीमेंट इज वॉइड द ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रॉमिस and the consideration for B's promise being unlawful in a part. Got it? Understood? Yes. सेपरेशन वाली बात होती तो डिफरेंट मैटर हो जाता, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स का सिंगल ही कंसिडरेशन है तो खत्म हो जाएगा पूरा के पूरा एग्रीमेंट। ओके, यस, नाउ वी विल कम टू सेक्शन नंबर 25। पहले ये एक जनरल रूल पढ़ेंगे, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस लिटरल टर्म्स, फिर हम पूरा के पूरा डायरेक्ट रीडिंग लगाएंगे और इसके कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा, मैंने आपको ये कहा था कि एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल हम सेक्शन नंबर 10 में ये पढ़ के आ चुके हैं, 5 चीजें अगर वहां मौजूद है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा, सॉरी बदल सकता है अगर वहां फ्री कंसेंट है, नहीं बदलेगा, वो 23 में था, दैट इज नेगेटिव सेक्शन 23 है, बट पॉजिटिव सेक्शन क्या है आपका सेक्शन 10 है, जो कहता है एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बदलने में फ्री पार्टीज चाहिए, दैट इज फ्री कंसेंट चाहिए, केपेबल पार्टीज चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड में एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 25। हमने जब क्रोनोलॉजी एंड सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तब भी हमने यही बोला दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट तभी बनता है जो प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलता है। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट माइनस कंसिडरेशन मेक्स इट अ वॉइड एग्रीमेंट, ये 25 बोलता है। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता where the parties does not receive any value or the parties does not receive anything. There has to be something which the law holds its value, जो कि लॉ की आइज में कोई वैल्यू होल्ड करे। अगर नहीं है, जनरल रूल प्लीज लिखें, जनरल रूल इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, शून्य है। void ab initio from the very beginning, it is not enforceable in the court of law, जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जनरल रूल ये कहता है, बट इट इज सब्जेक्टेड टू 3 एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शन है इसके, और 3 एक्सेप्शन कौन से? यही है। जनरल रूल क्या बोलता है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन अनलेस बोल के इसका एक्सेप्शन क्या बोलता है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड ओनली इन 3 सिचुएशंस, ओनली इन 3 सिचुएशंस और 3 केसेस, और वो 3 सिचुएशन 3 केसेस कौन से? 1 2 3। फर्स्ट बोलता है प्रॉमिस मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब कोई भी प्रॉमिस, अच्छा इसमें राइटिंग भी चाहिए है ना, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, किसी के बीच ऐसा रिश्ता है, फैमिली मेंबर्स वगैरह है, आपसी प्रेम भाव मोहब्बत है, उस ग्राउंड्स पे अगर प्रॉमिस किया जाए एंड वो प्रॉमिस राइटिंग में डाल दें, रजिस्टर हो जाए, वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, इट इज वैलिड। अगर मैं आपको बोलूं दैट बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा है, जब मेजर हो जाओगे, मान लो क्लाट के बच्चों को बोलूं कि जब मेजर हो जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगे, आई प्रॉमिस यू टू पे ₹10,000, और वो मैंने राइटिंग में डाल दिया, वो मैंने किस में डाल दिया? वो मैंने राइटिंग में डाल दिया और मैंने रजिस्टर करवा दिया। नाउ आई एम बाउंड टू पे। इफ आई डू नॉट पे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे स्यू किया जा सकता है। नाउ व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट? नथिंग। उस केस में मैंने नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे दिया ना, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। इनफैक्ट जो मैं स्टूडेंट को दे रही हूँ वो भी कंसिडरेशन नहीं है ना, yes or no, because he is not bound to perform anything on his part. So for that matter, बिना कंसिडरेशन के नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे कोई भी चीज राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है, वैलिड है, विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो। बी बोलता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज अगर हमने की है, पास्ट में एक पर्सन ने बिना आपके कुछ कहे वॉलंटरीली सर्विसेज दे दी हैं, एंड यू आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट थिंग, एंड यू प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट हिम टुडे। आप उसको आज कॉम्पनसेट करने के लिए वादा कर रहे हो उस एक्ट के लिए जो उसने पास्ट में ऑलरेडी कर दिया था, जो कि हमने बोला भी नहीं उसको करने को, उसने वॉलंटरी किया है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरा एक दिन फोन जो है वो कहीं गुम हो गया, और टचवुड मान लो कहीं गुम हो गया और आपको ये मिल गया, छोड़ो, बुक गुम हो गई वो भी छोड़ो, कोई पर्स बैग कोई वो गुम हो गया, और आपको ये देखा कि अच्छा मैम का पर्स है, आपने फाइंड आउट किया कि ओके ठीक है, ये एड्रेस वगैरह है जो पता चल गया, आप मेरे पास लेकर, आई वाज वेरी हैप्पी, दैट्स सो ऑनेस्ट ऑफ यू बेटा, आई प्रॉमिस यू टू गिव ₹2,000, 2,000 रुपए दूंगी। अब मैं नहीं दूं तो आप मुझे कोर्ट में स्यू कर दो। मैं बोलूँ हाँ तो मैंने बोला था क्या मेरा पर्स उठाने को, तुम खुद अपनी मर्जी से लेकर आए। हाँ मैम लेकर आया था अपनी मर्जी से, मैंने भी नहीं मांगा पैसा, बट यू हैव प्रॉमिस्ड
कि मेरी पास वॉलंटरी सर्विस के लिए आप मुझे पैसा दोगे, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपने वादा कर दिया देन यू हैव टू गिव। ओके, सो पहले ए और बी पढ़ेंगे, उसके बाद सी थोड़ा आपको चार्ट वगैरह बना के समझाओगे, क्योंकि टाइम बार डेट की बात कर रहा हूं। टाइम बार डेट होता क्या है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है अनलेस इट इज राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। तीन चीजें बोल दी कि अगर वो प्रॉमिस है कॉम्पनसेट करने के लिए, या फिर राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है सेकंड, एंड थर्ड कहता है अगर वो टाइम बार डेट है बाय लिमिटेशन लॉ, तो हम बोलेंगे कि वो कंसिडरेशन नहीं होल्ड करने के बावजूद भी वैलिड एग्रीमेंट है। कहता है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ओके, इट सेज कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड होगा, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होगा। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, प्लीज नोट डाउन, प्री में क्वेश्चन आएगा और भूल जाओगे, राइटिंग में भी होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड, और नहीं बोला है राइटिंग में। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एग्रीमेंट विच इज इन राइटिंग इट इज रजिस्टर्ड, नो नॉट एट ऑल, बट एवरी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इज इन राइटिंग। रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा आपको वहां पे। राइटिंग में कोई जरूरी नहीं है स्टैम्प ड्यूटी पे करना, नहीं, रजिस्टर का मतलब ही ये हो जाता है रजिस्ट्रार के पास आप जा रहे हो। ओके, अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स आप उसको रजिस्टर करवा रहे हो, इंडिया के रजिस्ट्रेशन लॉ जो अभी ऑन गोइंग एनफोर्समेंट में है, उन लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के नियर रिलेशन में हो और उस वक्त नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे राइटिंग प्लस रजिस्टर कर दे, तो ऐसे एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन ना होकर भी वो वैलिड होगा। ओके, फिर आता है हमारा एक और सेकेंड पॉइंट, अनलेस। ये किसकी बात करता है, पास वॉलंटरी services, compensation for past voluntary services. It says that it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor and something which the promisor was legally compellable to do or unless. अगर promisor के लिए आपने voluntary कुछ कर दिया है and promisor is promising to compensate, then it is a valid agreement even if the promisor is not receiving anything. और फिर आता है हमारा टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। पहले हमें ये समझना है टू पे टाइम बार डेट, ये यही पॉइंट है बेटा, ये वाला। पहले हम ये समझेंगे कि टाइम बार डेट होता क्या है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मेंट बाय टाइम बार डेट। ठीक है, अच्छे से सुनना। ओके, बेटा तुम्हारी हर लेक्चर में बॉटल्स गिरती है। चलो, टाइम बार डेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। देयर इज अ ए पर्सन, एक ए पर्सन है। ए पर्सन ने बी को 1000 रुपीज डेट दिया। ओके, ही इज अ क्रेडिटर, ही इज अ प्रिंसिपल डेटर। ओके, he is a creditor and another one is a principal debtor, बराबर है। अब सुनो, अब A ने जब B से 1000 रुपीज लिया, हम डेट्स भी डाल देते हैं कि इसने 1 जनवरी को लिया, ठीक है, डेट्स डाल देते थे बेटा। यहां पर A ये कहता है कि मिस्टर B, तुमने मुझसे 1 जनवरी को ये पैसा लिया। B कहता है डोंट वरी ब्रदर, 31 मार्च को मैं ये पैसा वापस लौटा दूंगा, बराबर। 31st March was the due date when B was supposed to repay it to A, but B ने ये failure commit कर दिया। What remedy does A has? 31st March के बाद A के पास ये remedy बनती है। मान लो limitation law ये कहता है that A, you can sue for recovery of debt. डेट की रिकवरी के लिए आप स्यू कर सकते हो। लिमिटेशन लॉ, मान लो अगर हमारे ए को 6 मंथ्स देता है, 6 मंथ्स देता है ये पर्टिकुलर अमाउंट रिकवर करने के लिए, दैट मींस 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने तक वो यहां पे सूट फाइल कर सकता है और अमाउंट को रिकवर कर सकता है। बट 6 महीने तक अगर ए इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाए, दैट मींस ए की जो रेमेडी थी
वो क्या हो जाता है, सॉरी, जो राइट था, लिमिटेशन लॉ एक्सटिंग्विशेस राइट बट नॉट द रेमेडी, यस और नो। तो अब उसको रेमेडी लेने का तो अधिकार बना नहीं, दैट मीन्स दिस बिकम्स अ टाइम बार डेट। अब यहां पर जाकर बेटा 6 महीने बाद ये 1000 रुपए क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज लिमिटेशन लॉ इटसेल्फ सेज दैट द पर्सन हु स्लीप्स ओवर हिज राइट लूजेस हिज राइट्स। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द पर्सन हु स्लीप्स ओवर हिज राइट। तो अब ये टाइम बार डेट हो गया। लॉ अब इसको क्या कंसिडर करता है, लॉ अब इसको 0 कंसिडर करता है, नथिंग, बराबर। मान लो ये 2021 में हुआ, ठीक है, 2021 में हुआ। दूसरी पिक्चर के सामने आते हैं, मतलब आगे क्या होता है। बी को एक दिन सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मिस्टर ए तुम्हारे साथ हम कर तो गलत दिए, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें मिस्टर ए ये 1000 रुपए लौटाऊंगा। आई विल बी प्रोमिसेस कि मैं ये 1000 रुपए लौटाऊंगा जो कि टाइम बार डेट हो चुका है। ये टाइम बार डेट को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये तो 0 हो चुका है। तो आप बोलोगे मैम पैसा तो ए का वापस चुका रहा है, तो कंसिडरेशन तो है, नहीं है कंसिडरेशन, क्योंकि यहां पर ये टाइम बार डेट 0 हो चुका है। लॉ कहता है कुछ नहीं है। लेकिन बी प्रॉमिस करता है बाद में जाकर 1 आध साल बाद कि मिस्टर ए आई प्रॉमिस कि तुम्हारा जो भी टाइम बार डेट था 1000 रुपए, चलो उसमें से 400 रुपए चुकाऊंगा, 600 रुपए चुकाऊंगा, 800 रुपए चुकाऊंगा, या 1000 का 1000 पूरा चुकाऊंगा। अगर बी वॉलंटरली ये प्रॉमिस करता है दैट आई प्रॉमिस टू पे यू दैट टाइम बार डेट विच लॉ कंसिडर्स इट्स 0, ये वैलिड एग्रीमेंट है, ये वैलिड एग्रीमेंट है और यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन बिकॉज ये टाइम बार डेट होते ही 0 हो गया था। अंडरस्टैंड दैट हाउ अपना ही पैसा ए को वापस दे रहा है, मतलब ए को उसका ही पैसा बी वापस देने का वादा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड, यस और नो, बराबर है। उम्मीद करती हूं कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ए ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये 1000 रुपए कंसिडरेशन है, नहीं, कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद ये वैलिड एग्रीमेंट माना गया है आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट में, दिस पॉइंट। अब जरा आओ देखो इसको पढ़े। इट सेज इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन। तो ये जो मिस्टर बी है ये यहां पर राइटिंग में इस पॉइंट को लिखेगा प्लस खुद से ही साइन करेगा, दैट इज प्रॉमिस। कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइम बार डेट देने का प्रॉमिस करते वक्त हु इज गोइंग टू साइन इट, इट विल बी साइंड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। ओके, साइंड बाय द पर्सन to be charged or by his agent generally or specially authorized in this behalf to pay whole or in part a debt। होली भी वो पैसा दे सकता है, पूरा का पूरा 1000 रुपए भी वापस पे करने को कह सकता है, या हो सकता है उसका कुछ पार्ट ही 200 300 400 500 रुपए ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड। वो डेट पे करने को आज आपका बी बोल रहा है जो कि हमारा क्रेडिटर एनफोर्स कर सकता था, बट ड्यू टू दी लिमिटेशन लॉ आज वो उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहा क्योंकि वो टाइम बार डेट हो चुका है। विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स, माइट ध्यान रखना पास्ट के लिए लगता है, might have enforced payment but for the law of limitation of suits, for the law of limitation of the suits कहता है, but due to the limitation of suits वो फाइल नहीं कर सकता। in these cases such agreement is a contract even if वहां पर consideration नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है कि इस सेक्शन में अगर कुछ भी लिखा है इट शैल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट विच इज गिवन बिटवीन अ डोनर एंड डोनी। डोनर एंड डोनी को ये चीज इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कंसिडरेशन वहां पर भी नहीं है। तो आप ये जनरल रूल वहां मत लगा देना, ओके फाइन, नो कंसिडरेशन, सेक्शन 122 टीपी एक्ट, डोनर इज गिविंग इट टू डोनी एंड डोनी इज एक्सेप्टिंग इट, वॉलंटरली हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो वॉइड एग्रीमेंट में नहीं आएगा, वो वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, वो वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। एक तरीके से ये भी एक्सेप्शन का ही काम कर रहा है, बट ये एक्सेप्शन किसकी बात कर रहा है? ये 122 की बात कर रहा है। लिख लो यहां पर, रीड दिस विद सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि हमने, इफ यू रिमेंबर बेटा, हमने ये बोला था कि कंसिडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हुआ, अपर्याप्त हुआ तो भी चलेगा, कोर्ट को कोई मतलब नहीं। आप करोड़ों की जमीन 10-10 रुपए में दो, 100 रुपए में दो, वी डोंट वी वोंट इंटरफेयर इनटू दैट मैटर। लेकिन कभी अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया इस बुनियाद पर कि सर मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी मैं सिर्फ कुछ चंद हजारों में देकर आया हूं या कुछ चंद लाखों में देकर आया हूं, वो इसलिए
क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। तो उस वक्त कोर्ट इनएडिक्वेसी को कंसिडर करेगा, उस पर गौर जरूर फरमाएगा, उस पर दिमाग जरूर लगाएगा। अदरवाइज inadequacy of consideration is not a ground for rendering an agreement as void, वो वैलिड ही रहेगा। पर जहां सवाल उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट को लेकर उठ जाए, उस बुनियाद पर उस वक्त कोर्ट ये जरूर देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर कंसिडरेशन थी, ये जो पर्टिकुलर कंसेंट थी, ये फ्री थी कि नहीं थी। क्योंकि कौन बेटा इंसान अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ चंद हजारों में दे देगा। देखो क्या लिखा है, इट सेज explanation 2, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसेंट प्रोमिसर की फ्रीली थी, वो इस ग्राउंड पे अवॉइड नहीं हो जाएगा कि उसकी कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी। बट हाँ, ये मुद्दा जरूर बनेगा, ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जरूर बनेगा व्हेन द पार्टीज गोज टू द कोर्ट एंड challenges it on the grounds of free consent। उस वक्त कोर्ट ये जरूर सोचेगा कि इतना inadequate consideration क्यों। But the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determination of the question। क्या question determine करते हुए? Whether the consent of the promisor was freely given or not। क्या यहां पर जो पार्टीज है उनकी कंसेंट फ्रीली दी गई थी या नहीं दी गई थी, इस चीज को जरूर कंसिडर करेंगे inadequacy of consideration पर। ठीक है, यस। आइए जरा कुछ इलस्ट्रेशन डील किया जाए। इलस्ट्रेशन नंबर ए ऑफ सेक्शन 24, ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव ₹1000। दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बिना कंसिडरेशन के। दैट मींस ये जनरल रूल फर्स्ट लाइन से आया है। जनरल रूल सेक्शन 25 क्या कहता है? एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है। हाँ, अगर यहीं पर ये टाइम बार डेट देने का प्रॉमिस करता, यहीं पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ग्राउंड पे राइटिंग एंड रजिस्टर कर देता तो वैलिड हो जाता। बी, A for natural love and affection promises to give his son, अपने ही बेटे को, मार्क कर लो 5 स्टार एग्जाम में आ चुका है कई बार, अपने ही बेटे को जो बी है ₹1000 देने का वादा करता है एंड ही प्रोमिसेस इट इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर। प्रॉमिस भी कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया, ये वैलिड है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। ये फर्स्ट एक्सेप्शन से आया है। ओके, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन सी, A finds B's purse, A को B का पर्स मिलता है and give it to him। B promises to give ₹850। बेटा A ने जो है वॉलंटरली एक्ट किया है, B खुशी खुशी बेटा उसको ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मेरा पर्स ढूंढ के दिया है, एक काम करते हैं, मैं जो हूं ना आपको यहां पर क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट देने वाला हूं ₹50 का। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन डी, A supports B's infant son। A ने B का जो एक माइनर बच्चा था उसको सपोर्ट किया, कुछ नेसेसिटीज वगैरह जो है प्रोवाइड की है, वॉलंटरी प्रोवाइड कर रहा है। B प्रॉमिस करता है टू पे A's एक्सपेंसेस इन डूइंग सो। B बोलता है कि अच्छा ठीक है, अपने बेटे का ध्यान व्यान रखा है, मैं यहाँ पे था नहीं, तो आई डू वन थिंग, आई पे यू फॉर वॉट एवर एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड इन मेंटेनिंग माई चाइल्ड। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इलस्ट्रेशन ई, A owes B ₹10,000। बी जो है ए से 1000 रुपए मांग रहा है, बट द डेट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। डेट बार्ड है लॉ ऑफ लिमिटेशन के लिए, दैट मींस बी जो है वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बार्ड डेट हो चुका है, वो समय निकल चुका है जिस समय के अंदर हमारा बी ए के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता था। बट ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे बी। ए प्रॉमिस करता है राइटिंग में, एक्सेप्शन नंबर 3, राइटिंग में ये प्रॉमिस करता है दैट आई प्रॉमिस यू टू पे ₹500। पार्ट पेमेंट भी कर सकता है, टाइम बार डेट का एक हिस्सा भी पे करने को बोल सकता है ऑन अकाउंट ऑफ द डेट। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट। ये आया है थर्ड एक्सेप्शन से। कहां से आया है? थर्ड एक्सेप्शन से। एंड दिस वन, ओके, दिस वन इज फ्रॉम द सेकेंड एक्सेप्शन। दिस वन इज फ्रॉम द सेकेंड एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? कैन वी मूव अहेड? ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए जरा। A agrees to sell a horse worth ₹1000 for ₹10। A अपना हॉर्स जो 1000 रुपए का है वो 10 रुपए में देने को रेडी हो जाता है। A's consent to the agreement was freely given। ये एब्सोल्युटली फ्रीली गिवन है तो ठीक है, वो कंसिडरेशन वैलिड है। लेकिन कल को अगर A इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करता है इस ग्राउंड पे कि मुझे मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, तो ये इनएडिक्वेसी के 1000 रुपए की चीज 10 रुपए में दे रहे हो आप,
जस्ट 1% पे आ गए हो आप, क्यों आ गए हो, दैट टाइम कोर्ट में कंसिडर द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन. द एग्रीमेंट इज नॉट विथ स्टैंडिंग द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के इनएडिक्वेट होने के बावजूद भी, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इस चीज के होने के बावजूद भी, साइड में रखो इस चीज को, हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है. इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर जी कहता है A agrees to sell a horse worth ₹1,000 for ₹10. ठीक है, 1,000 रुपए का घोड़ा, सेम सिचुएशन है, वो 10 रुपए में देने को रेडी होता है. A denies that his consent to an agreement was freely given. A बोलता है सर मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मेरे पे कोशन हुआ, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ, वरना मैं क्या मूर्ख हूं जो 1,000 रुपए की चीज सर 10 रुपए में बेचूंगा. अब कोर्ट इसको कंसिडर करेगा. ठीक है, द inadequacy of the consideration is a fact that the court should take into account in considering whether or not A's consent was freely given. अब कोर्ट ये जरूर कंसिडर करेगा कि यहां पर कंसिडरेशन जो है फ्रीली दी गई या नहीं दी गई, बिकॉज ए ने चैलेंज कर दिया इस ग्राउंड पे बेटा दैट कंसेंट वाज नॉट फ्रीली गिवन. ओके, चलिए जी, यहां पर आज का हमारा जो सेशन है वो ओवर होता है. और इसी के साथ साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि all those students who are looking for the PDF of this session, आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन की PDF कहां से ले सकते हैं? आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन की PDF ले सकते हैं PW ऐप से. क्या करना है, PW ऐप पर आप जाएंगे, दैट इज दिस स्लाइड. PW ऐप पर जाने पर आप इस पर्टिकुलर फ्री बैच को एनरोल कर देंगे, और फ्री बैच को एनरोल करने से ये पर्टिकुलर बैच में आपको ऐप पर क्लासेस भी दिखेगी, और उसके साथ साथ आपको वहां पर पीडीएफ भी जो है वो देखने को मिल जाएगी. ध्यान रहे ये पर्टिकुलर बैच आपके ऐप पर 31st of December 2025 तक अवेलेबल है. दैट मीन्स यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ओनली टिल दिस ड्यूरेशन. आफ्टर दैट आप यहाँ पर यूट्यूब पर तो क्लासेस रहने ही वाली है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम क्लासेस जरूर रहेंगी, तो आप क्लासेस का एक्सेस कभी भी यहाँ से पा सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू दी पीडीएफ तो ये आपको पीडब्ल्यू ऐप से डाउनलोड करनी पड़ेगी. आप बाकी के बैचेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू के काफी सारे बैचेस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो कि ऑलरेडी कमेंस हो चुका है 10th of February को, इन विच I am dealing with Indian Contract Act and Karan sir is dealing with BNSS. मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लग रही है, आप उस जाकर बैच को एक्सप्लोर कर सकते हो. और इस बैच पर विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में 64% तक का हेवी डिस्काउंट है. आप ये जाकर देख सकते हैं कौन कौन से बैचेस को टारगेट किया गया है, कौन कौन से स्टेट्स को वहां पे टारगेट किया गया है. एंड इन respect of any doubt that may arise in future, you can connect with me on Telegram, as well as PW के ऐप पर कोई न्यू कोर्स है, कोई वैकेंसीज आ रही है, अगर कहीं किसी स्टेट जुडिशरी में आपके कुछ न्यू सब्जेक्ट्स हैं, सेशंस हैं, पीडीएफ्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उसके अपडेट के लिए आप PW लॉ वाला टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे. लॉ वाला चैनल आपने आई होप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, जिसपे मेजर इंपॉर्टेंट सेशंस आते हैं. बाकी आपके जितने भी अकेडमिक लेक्चर्स हैं वो जुडिशरी बाय PW के चैनल पर आ रहे हैं. लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कीप स्टडिंग हार्ड, यू नेवर नो कि आपके एग्जाम में जो है क्या चीजें पूछी जाएगी. बस ये सेशंस जितने भी हमारे फ्री वाईटी सीरीज हो रहे हैं, इसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव जरूर समझना. एक है डायरेक्ट रीडिंग बहुत अच्छे से करना है, दूसरा नोट्स बनाना है. एंड आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन. बट एट योर एंड व्हाट यू नीड टू डू इज important case laws as well as important differences अपने notes में लिखना शुरू कर दें. So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.